महत्वाकांक्षा के बना बुद्धिमत्ता पंखहीन पक्षी के समान है। ये प्रसिद्ध कथन हमें याद दिलाता है कि कैसे कुछ देश वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख देकर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आज तारीख है 26 दिसंबर 2025। आज हम द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख के आधार पर एक ऐसे ही देश की महत्वाकांक्षाओं की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, और वो देश है तुर्की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तुर्की ने पिछले कुछ सालों में वैश्विक संकटों को अवसर में बदला है और इसका सीधा असर भारत के सुरक्षा माहौल पर कैसे पड़ रहा है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, खासकर जीएस पेपर 2 और 3 के नजरिए से। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। 2025 में जब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां मतलब अमेरिका, रूस, चीन ये सब अपने अपने संघर्षों में उलझी हुई हैं, तब तुर्की ने बड़ी खामोशी से अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सबसे बढ़कर रक्षा क्षमताओं का विस्तार किया है। और ये विस्तार, जैसा कि ये लेख बताता है, भारत के लिए एक नई और शायद अनदेखी चुनौती पेश कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये चुनौती सिर्फ चीन या पाकिस्तान के उस पुराने गठजोड़ तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, तुर्की, जो कि पाकिस्तान का एक प्रमुख समर्थक है, वो एक डिसरप्टिव आउटलायर के तौर पर उभरा है। डिसरप्टिव आउटलायर मतलब पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा होते हुए भी उनके नियमों से नहीं चल रहा। बिल्कुल। नेटो का सदस्य है, अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है, पर अपनी एक अलग ही राह बना रहा है। और इस पहेली को समझना भारत की विदेश और रक्षा नीति के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए इसी पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तुर्की का ये प्रोफाइल, ये है क्या असल में? एक तरफ तो वो नेटो में है, लेकिन दूसरी तरफ वही देश रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है। हाँ। और फिर अमेरिका उस पर कैट्सा कानून के तहत प्रतिबंध लगा देता है, F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर देता है। ये तो एक ही समय में दो नावों पर सवारी करने जैसा है, दार नहीं है? बिल्कुल नहीं। यूक्रेन युद्ध को ही देखिए ना। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। एक तरफ वे यूक्रेन को अपने सबसे खतरनाक बैरक्टार ड्रोन बेचते हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर अनाज समझौते की मध्यस्थता करते हैं और पश्चिमी प्रतिबंधों से भी बचते हैं। ये तो बहुत ही कुशल संतुलन साधने वाला काम है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई कूटनीति की बात, लेकिन इस तरह की महत्वाकांक्षी विदेश नीति चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। कुछ साल पहले तक तो हम तुर्की की गिरती हुई करेंसी और आसमान छूती महंगाई की खबरें सुन रहे थे। सही बात है। उन्होंने इतनी जल्दी हालात कैसे बदल दिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेख यही बताता है कि तुर्की ने एक बड़े आर्थिक संकट के बाद बहुत कठोर सुधार लागू किए हैं। ओके। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो कदम उठाए, उनके नतीजे अब दिखने लगे हैं। आज उनकी अर्थव्यवस्था करीबन $1.5 ट्रिलियन की है और प्रति व्यक्ति आय भी लगभग $18,200 है। तो मतलब अर्थव्यवस्था अब स्थिर है। हाँ, एक अच्छी खासी स्थिरता दिखती है। और यही आर्थिक स्थिरता उन्हें अपने पंख फैलाने की ताकत दे रही है। बिल्कुल। इसी आर्थिक ताकत के दम पर वो मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी व्यापारिक पैठ बना रहे हैं, और ये सब मिलकर तुर्की को एक हाइब्रिड एक्टर बनाता है। हाइब्रिड एक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा देश जो जरूरत पड़ने पर दुनिया के सबसे उन्नत हथियार बेचता है, नहीं तो अलग अलग सिस्टम को जोड़कर एक नया हथियार बना देता है। और जहां कुछ भी नया नहीं दे सकता, वहां पुरानी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके एक सस्ता और कारगर समाधान पेश करता है। अच्छा। और यहीं से बात भारत के लिए गंभीर होनी शुरू हो जाती है। तुर्की ने 2019 में एशिया एनयू नाम की एक रणनीति शुरू की थी। हाँ। इस लेख के अनुसार इसी रणनीति के तहत अंकारा ने भारतीय उपमहाद्वीप में खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बहुत गहरा किया है। और इस रणनीति का जो सबसे बड़ा इंजन है, वो बना है तुर्की का अपना रक्षा उद्योग। अच्छा। ये उनकी इस नई पहचान का स्टार परफॉर्मर है, कह सकते हैं। स्टार परफॉर्मर मतलब आंकड़े कुछ बताते हैं? आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। 2024 में उनका रक्षा निर्यात था करीबन $7.1 बिलियन, जो सिर्फ एक साल में 2025 में बढ़कर $8.5 बिलियन हो गया। वाह, ये तो एक जबरदस्त उछाल है। बहुत बड़ा उछाल है। एक मिनट, लेकिन दुनिया के देश अचानक तुर्की के रक्षा उपकरणों की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्या उनके हथियार सच में इतने अच्छे हैं, या वे बस इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि वे सस्ते हैं?
और उनके साथ कोई राजनीतिक शर्तें नहीं जुड़ी? ये एक बेहतरीन सवाल है। क्वालिटी के मामले में वे अमेरिकी या रूसी सिस्टम का मुकाबला कर सकते हैं क्या? देखिए, इसका जवाब कई परतों में है। पहली बात, तुर्की के कई हथियार, खासकर उनके ड्रोन, बैराक्तार। हाँ, बैराक्तार ड्रोन्स, वो यूक्रेन, लीबिया और नगोर्नो काराबाख जैसे युद्धों में अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। तो ये बैटल टेस्टेड हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कागज पर अच्छे नहीं है। दूसरी बात, वे वाकई में अमेरिकी उपकरणों से सस्ते हैं। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, क्या? तुर्की के हथियार नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड आते हैं। मतलब कोई राजनीतिक दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं। अमेरिका से हथियार खरीदने पर आपको उनकी विदेश नीति का भी पालन करना पड़ता है। रूस पर प्रतिबंध लगे हैं और चीन से हथियार खरीदने वाले देश तो अक्सर उसकी आर्थिक कूटनीति में फंस जाते हैं। सही। तो तुर्की इस खाली जगह को भर रहा है। तो ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट है जिसे तुर्की ने पकड़ लिया है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सीधे तौर पर भारत से जुड़ा है। लेख इस बात पर जोर देता है कि भारतीय रणनीतिक हलकों में चीन पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश रक्षा संबंधों का विश्लेषण तो बहुत हुआ है, लेकिन इस समीकरण में तुर्की के एंगल को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी चूक साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब अंकारा के रक्षा निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक बन गया है। और ये रिश्ता अब सिर्फ एक खरीदार और विक्रेता का नहीं रह गया है। तो फिर ये क्या है? ये एक गहरी रणनीतिक साझेदारी में बदल चुका है। चलिए कुछ ठोस उदाहरणों से इसे समझते हैं ताकि इसकी गंभीरता का अंदाजा हो सके। सबसे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पाकिस्तान ने तुर्की से कई तरह के ड्रोन खरीदे हैं, बैराक्टार TB2s, अकिंचीज और सोंगर्स। तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे उनकी सीमा पर नजर रखने की या हमले करने की क्षमता में कोई बड़ा बदलाव आया है जो पहले नहीं था? बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेख के अनुसार इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर, अच्छा, पिछले साल सीमा पर जो बड़ा हवाई संघर्ष हुआ था, हाँ, उसी में भारत के खिलाफ किया गया था। ये पहली बार था जब हमने इन ड्रोन्स को भारतीय सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर एक्शन में देखा। तो ये पाकिस्तान को 24 घंटे निगरानी और सटीक हमला करने की क्षमता देता है। बिल्कुल, जो पहले उसके पास इस स्तर पर नहीं थी। और ये सहयोग सिर्फ ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। वे मिलकर केमन कैस जैसी क्रूज मिसाइलों को भी अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ड्रोन के बाद अब बात करते हैं फाइटर जेट्स की। लेख में तुर्की के 5वीं पीढ़ी के कान फाइटर जेट का जिक्र है, जिसे वो पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। ये कान फाइटर, ये क्या एक वास्तविक खतरा है या अभी भी ये सिर्फ एक कागजी प्रोजेक्ट है? देखिए, कागज पर तो ये एक बेहद आधुनिक स्टेल्थ तकनीक वाला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तो अगर ये हकीकत में बदलता है? अगर ये हकीकत में बदलता है तो ये पाकिस्तान की वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर होगा। ये चीन से मिले J-10C और भविष्य में मिलने वाले J-35 के अलावा एक और घातक प्लेटफॉर्म होगा। और ये सिर्फ एक खरीद नहीं है? नहीं, इस प्रोजेक्ट में करीबन 150 पाकिस्तानी इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। ओह, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सेहत उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि इस तरह के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी होती है और लागत भी बढ़ती है। तो हमें इंतजार करना होगा कि ये कितना सफल होता है, लेकिन इसकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिसाइलों के क्षेत्र में क्या हो रहा है? लेख में घोकडान और गोखान BVR मिसाइलों का जिक्र है। ये BVR क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? BVR का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब नजरों से परे? हाँ, यानी ऐसी मिसाइलें जो दुश्मन के विमान को इतनी दूर से मार गिरा सकती हैं कि आपका पायलट उसे देख भी नहीं सकता। तो ये हवाई युद्ध में एक बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा। और गोखान मिसाइल की रेंज यूरोप की सबसे उन्नत मीटियोर मिसाइल के बराबर बताई जा रही है। ये पाकिस्तान को चीन से मिली PL-15 मिसाइलों के अलावा एक और विकल्प देगा। मतलब भारतीय पायलटों को अब आसमान में एक नहीं बल्कि कई तरह की लंबी दूरी की मिसाइलों से निपटना होगा। बिल्कुल सही। तो हवा में खतरा बढ़ रहा है। समुद्र में क्या स्थिति है? नौसेना के बारे में क्या? कहानी समुद्र में भी वैसी ही है। अच्छा। तुर्की के मिलजम प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को 4 आधुनिक इरक क्लास कॉर्वेट मिल रहे हैं। ये कॉर्वेट क्या होते हैं? ये छोटे, तेज और घातक युद्धपोत होते हैं। PNS बाबर और PNS खैबर पहले ही डिलीवर हो चुके हैं और बाकी 2027 तक आ जाएंगे। और यहाँ भी वही पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। हाँ, वही पैटर्न है। 2 जहाज तुर्की में बने और 2 कराची शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं बल्कि पाकिस्तान की जहाज बनाने की क्षमता को भी बढ़ा रहा है। बिल्कुल।
तो ये पाकिस्तान के साथ साझेदारी की एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। लेकिन फिर लेख बांग्लादेश को इस समीकरण में लाता है और तब लगता है कि समस्या दोगुनी हो गई है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ऐसा क्या बदला? शेख हसीना के जाने के बाद ढाका के विदेश और रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही भारत के प्रभाव से भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो वे एक तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, और इस स्थिति में तुर्की उनके लिए एक आदर्श भागीदार के रूप में उभरा है। एक इस्लामिक दुनिया का शक्तिशाली देश। हाँ, जिसके पास आधुनिक तकनीक है और जो बिना किसी राजनीतिक शर्त के हथियार बेचता है। और ये सिर्फ बातचीत नहीं है, असल में सौदे भी हो रहे हैं। लेख बताता है कि बांग्लादेश ने तुर्की से 18 MKE बोरान हॉवित्ज़र तोपें खरीदी हैं और 200 तक खरीदने की योजना है। हाँ, और साथ ही TRG-230-300 रॉकेट सिस्टम और लाइट टैंक पर भी चर्चा चल रही है। और हवाई रक्षा का क्या? वो सबसे महत्वपूर्ण है। अंकारा ढाका को हिसार O+ और साइपर मिसाइल सिस्टम देने की योजना बना रहा है। यह बांग्लादेश की वायु रक्षा क्षमताओं में एक बहुत बड़ा अपग्रेड होगा, जिससे भारतीय वायुसेना के लिए उस क्षेत्र में और ऑपरेट करना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। 2025 में तो ऐसी भी खबरें थीं कि तुर्की की कंपनियां बांग्लादेश के चटगांव और नारायणगंज में रक्षा औद्योगिक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही हैं। ओह हाँ, लेख में एक और दिलचस्प बात कही गई है। बांग्लादेश अपनी वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और वो यूरोफाइटर टाइफून जैसे महंगे पश्चिमी जेट पर विचार कर रहा है। लेकिन स्रोत का तर्क है कि उनके लिए तुर्की का कान फाइटर जेट खरीदना कहीं ज्यादा तार्किक फैसला होगा। ऐसा क्यों? पर हवाई प्रभुत्व स्थापित करने वाले मतलब एयर सुपीरियोरिटी फाइटर की उतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, जितनी एक मल्टी रोल स्टेल्थ क्षमता वाले विमान की है, जो दुश्मन की नजर में आए बिना अंदर घुसकर हमला कर सके। और कान फाइटर जेट यही क्षमता प्रदान करता है। हाँ, और वो भी यूरोफाइटर से काफी कम कीमत पर। इसलिए सैन्य और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से ये उनके लिए एक ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें, ये सिर्फ तुर्की का पाकिस्तान को हथियार बेचना नहीं है या अलग से बांग्लादेश को बेचना नहीं है। नहीं, लेख का मुख्य तर्क ये है कि ये एक बड़ी और जटिल तस्वीर का हिस्सा बन रहा है ना? बिल्कुल। तुर्की पाकिस्तान की जो गहरी रक्षा साझेदारी है, वो अब बांग्लादेश के सैन्य आधुनिकीकरण में भी शामिल हो रही है। और इस पूरे समीकरण को चीन का समर्थन भी मिल सकता है। हाँ, चीन का मौन समर्थन मिलने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि इससे भारत पर दबाव बढ़ता है। यह भारत के सुरक्षा समीकरण के लिए केवल टुकड़ों के जोड़ से कहीं बड़ी चुनौती पेश करता है। एक तरह की 3 तरफा रणनीतिक घेराबंदी की शुरुआत कह सकते हैं। और 2026 के चुनावों की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में पाकिस्तान बांग्लादेश रक्षा समझौते की जो चर्चा चल रही है, वो इस चिंता को और भी गहरा करती है। तो संक्षेप में अगर हम UPSC उम्मीदवारों के लिए मुख्य बिंदुओं को समेटें तो वे हैं, पहला, एक हाइब्रिड शक्ति के रूप में तुर्की का उदय जो किसी एक खेमे का नहीं है। दूसरा, उसकी एशिया एन्यू रणनीति जिसके तहत वो भारत के पड़ोस में अपनी पैठ बना रहा है। सही। और तीसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ उसका गहराता रक्षा गठजोड़ जो चीन के साथ मिलकर भारत के लिए एक बहुआयामी और एक अनदेखी चुनौती पेश कर रहा है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह तुर्की अपनी विदेश नीति के एक प्रमुख उपकरण के रूप में रक्षा निर्यात का इस्तेमाल कर रहा है, रणनीतिक रिश्ते बना रहा है, पैसा कमा रहा है और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत का अपना मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम इससे क्या सबक सीख सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। न केवल टेक्नोलॉजी बनाने के मामले में, बल्कि रणनीतिक कूटनीति और अपने पड़ोस में बाजार पर पकड़ बनाने के मामले में भी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे नीति निर्माताओं को गंभीरता से सोचना होगा। इस गहन विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य की ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें।